मेरे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, जिसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि अचालक गोले के कारण विद्युत विभव क्या होता है, उसकी गणना अपन ने कर ली थी। उसी क्रम में आगे जो आपकी विभव की गणना थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय है, इसका मतलब ग्रुप है। दो या दो से अधिक आवेशों का एक समूह है, उसकी स्थितिज ऊर्जा अपने को पढ़नी है। और जहाँ स्थितिज ऊर्जा की बात आती है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? प्रारंभ में अपन मान के चलते हैं कि अपने पास जितने भी आवेशों की अपन स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, दो की या दो से अधिक की, तो वो इस प्रारंभ में अपन उनको अनंत में मानते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो आवेश हैं Q1 Q2, वो प्रारंभ में अनंत पे रखे हुए हैं। अब उनको किसी क्षेत्र विशेष में अगर अपन उन आवेशों को लाएं और लाकर किसी एक निकाय की, एक समूह की रचना करें, तो अनंत से इन आवेशों को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, टोटल कार्य जो करना पड़ेगा, वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। मीन्स जो कार्य होगा वही क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर, कहां से लाकर? पहले प्रारंभ में कहां रखे थे? अनंत पे। अनंत से लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। मीन्स आप अगर W निकाल लेते हो तो अपने को क्या मिल जाएगा? U मिल जाएगा। क्लियर है? यही परिभाषा अपने पास है कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को परस्पर निकट लाकर, अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो कार्य निकालेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब अपन पहले तो दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, फिर अपन दो से अधिक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में अपने पास है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका। तो कितने आवेशों की बात चलेगी? दो आवेशों की। ठीक है, देखो दोनों आवेश प्रारंभ में कहाँ रखे हुए हैं? अनंत पे रखे हुए हैं। तो जब अनंत पे हैं तो सबसे पहले अपन इस आवेश Q1 को लाते हैं, एक एक करके लाएंगे अपन। आवेश Q1 को लाते हैं और इस क्षेत्र में रखते हैं बिंदु किस पर? A पर। तो Q1 को लाकर बिंदु A पर रखा, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य कब किया जाता है? जब वहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और उस विद्युत क्षेत्र के कारण कोई विद्युत विभव हो, तो उसमें अपने को कार्य करना पड़ता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या? V × Q। तो ये Q तो अपन लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे पहले से कोई विभव नहीं था। विभव का मान 0, तो W का मान भी कितना? 0। तो जब कभी भी अपन निकाय की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम जो आवेश लाया जाता है, सबसे पहले जो आवेश लाया जाता है, उसको लाने में किया गया कार्य सदैव 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसके कारण विद्युत विभव नहीं है। तो मैं कहूँगा कि Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 माना है कितना होगा? 0। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आवेश Q2 इसको अपन अनंत से लाएंगे, तो कहाँ लाएंगे? Q1 जो A बिंदु पर रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मैंने मान रखा है B। क्या मान रखा है? B। तो इस Q2 को अनंत से इस बिंदु B पर लाएंगे। तो अब जब B पर आप लाओगे तो अब आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस Q1 के कारण इस R दूरी पर कोई विद्युत विभव उत्पन्न हो रखा है। तो वही अपन लिख रहे हैं कि Q1 के कारण R दूरी पर बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर क्या होगा? विभव क्या हो जाएगा? इसको विभव Q1 के कारण है तो मैं उसको लिखूंगा V1। क्या लिखूंगा? V1। क्या बनेगा?
विभव एक बिंदु आवेश के कारण विभव होता है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू वन अपॉन आर, ये समीकरण नंबर 2। ये विभव है जो बिंदु बी पर उत्पन्न है। तो जब इस विभव पर आप लाओगे तो Q2 को क्या करना पड़ेगा, कार्य, इस वाले फॉर्मूले से W बराबर V इंटू क्यू, तो V यहाँ पे है तो Q2 को लाओगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अनुसार जो आवेश है Q1 के कारण उत्पन्न विभव V1 और गुणा में जिस आवेश को आप ला रहे हो, कौन से को ला रहे हो, Q2 को, तो वो हो जाएगा Q2। क्योंकि ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखें, इससे लिखा अपन ने W बराबर होता है V इंटू क्यू, V जिस विभव में आप लेकर आते हो, Q जिस आवेश को आप लेकर आते हो, तो यहाँ V1 जो कि Q1 के कारण उत्पन्न विभव है उसमें आप Q2 आवेश को ला रहे हो, तो W2 बराबर बनेगा V1 इंटू Q2। V1 का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो क्या बनेगा, K Q1 अपॉन R इंटू Q2, ये W2 बन गया समीकरण नंबर 3। W1 आ गया, W2 आ गया, दोनों आवेशों को लाकर रख दिया, अपने निकाय की रचना कर दी, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा दोनों का योग, मीन्स टोटल कार्य दोनों आवेशों को अनंत से लाने में किया गया कार्य W1 प्लस W2, W1 0, W2 का मान ये रहा K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो W बराबर क्या बन गया, W बराबर बन गया K Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गया अपना उन दोनों आवेशों को लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य, और यह कार्य ही परिभाषा के अनुसार क्या होता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी तो W बराबर क्या होगा, U होगा, तो यहाँ से U बराबर क्या बन गया, K Q1 Q2 अपॉन R, ये बन गया। तो दो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में इतना कार्य किया जाएगा, अर्थात उनकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आवेश धनात्मक है तो इस सूत्र में उसको धनात्मक रखेंगे, आवेश ऋणात्मक है तो इस सूत्र में उसको आप ऋणात्मक रखेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा PDF में, वो अपन ने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, उसी प्रकार से जैसा आपको बताया गया है। तो इसका आपको रिजल्ट मिलता है कि U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, और स्थितिज ऊर्जा में आवेशों के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं, अर्थात यदि दोनों आवेश धनात्मक है, समान प्रकृति के हैं, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। क्लियर है? ओके। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक आवेश लें, दो की तो अपने पास ही आ गई, तो दो से अधिक आवेशों के लिए अपन क्या माने, अपन मान के चलते हैं कि अपने पास टोटल n आवेश है। कितने आवेश हैं? n आवेश हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड सो ऑन Qn है, ठीक है। पहले अपन n आवेशों का निकालने से पहले अपन दो आवेशों निकाल चुके, अब अपन 3 या 4 जो भी अपने को ठीक लगे, अपन यहाँ पे 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसके अनुसार सम्मिति से अपन किसकी लिख देंगे, n की। क्लियर है? तो 4 आवेश अपन लेकर चल रहे हैं, तो चारों आवेशों को प्रारंभ में अपन ने कहाँ माना है, अनंत पे। अनंत पे माना है, तो जब सर्वप्रथम आप किसको लेकर आओगे, Q1 को। किसको लाओगे? Q1 को। तो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं मैं। सर्वप्रथम अपन लेकर आ रहे हैं Q1 को, ठीक है, और बिंदु कहाँ ला के रख दिया, A पर, या मैं कहूं यहाँ पर अपन बिंदुओं की जगह स्थितियां लेंगे, निर्देश बिंदु के सापेक्ष क्या लेंगे, स्थितियां। तो Q1 के लिए जो स्थिति है वो मैं मानूंगा R1 वेक्टर, Q2 के लिए R2 वेक्टर, Q3 के लिए R3 वेक्टर, Q4 के लिए R4 वेक्टर, ठीक है। ये स्थितियां हैं निर्देश जो बिंदु है उसके सापेक्ष,
ठीक है। तो प्रारंभ में Q1 को स्थिति P1R1 वेक्टर पर लाने में किया गया कार्य। तो अभी बताया आपको, प्रारंभ में जो आवेश आएगा उसको लाने में किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वहां पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अब आप किसको लेकर आ रहे हो, आप लेकर आ रहे हो Q2 आवेश को, और Q2 आवेश को लाओगे तो कहां पर लाओगे, R2 सदिश पर। कहां पे लाओगे, R2 सदिश पर, या बिंदु कह दो P2 पर। तो उस स्थिति में कार्य W2 बराबर हो जाएगा, अपने फॉर्मूला पढ़ा था W इजिकल्स टू V इंटू क्यू। ध्यान से देखें, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W इजिकल्स टू V इंटू क्यू, मीन्स वहां पे जो विभव उत्पन्न है वो, और उसमें जो आवेश ला रहे हैं वो। तो सर्वप्रथम जब आप लेकर आए तो कोई विभव नहीं था, तो कार्य 0। सेकेंड टाइम आप Q2 को लेकर आ रहे हो तो वहां पे पहले से कौन विद्यमान है, Q1। तो Q1 के कारण वहां पे क्या उत्पन्न होगा, विभव। तो Q1 के कारण उत्पन्न विभव, तो लिखेंगे Q1 के कारण उत्पन्न विभव हो गया V, और मल्टीप्लाई जिस आवेश को आप लेकर आ रहे हो, कौन से को लेकर आ रहे हो, Q2 को। तो W2 है Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, Q1 के कारण उत्पन्न विभव गुणा Q2। तो Q1 के कारण उत्पन्न विभव कितना, उसको अपन ने नाम दिया है V1, 1 है तो V1 और इंटू Q2। अब V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू वही अपन जानते हैं, क्योंकि Q1 के कारण उत्पन्न विभव क्या होगा, इसके कारण उत्पन्न विभव क्या होगा, V1 बराबर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, मतलब के बिंदु आवेश Q1 के कारण, और कितनी दूरी पर R। अभी R जो दूरी है ये अपन क्या करेंगे, देखो स्थिति सदिश दे रखी है एक दूसरे के सापेक्ष, तो अपने पास आवेश ज्यादा है तो अपन एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखेंगे। तो एक के सापेक्ष दूसरा है ना, तो अपन लिखेंगे R12। क्लियर है, ये बात आप यहां ध्यान रखेंगे, केवल R नहीं लिखेंगे क्योंकि केवल R अपने पास दूरी नहीं है, तो R1 और 2 के बीच की दूरी होगी R12। ठीक है, ये मान यहां रखेंगे। तो W2 बराबर क्या बनेगा, W2 बराबर अपने पास बनता है KQ1 अपॉन R12 वेक्टर। ठीक है, दूरी है तो सदिश आप हटा सकते हैं, तो R12 और ये हो जाएगा Q2। ये समीकरण नंबर 2। ये दूसरे आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करें अपन, Q3 आवेश को लाएं। किसको लाएंगे, Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W3 बराबर, देखो अब पहले कौन कौन से आवेश रख दिए अपने लाकर, Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, 2 आवेश रख दिए, तो दोनों के कारण विभव उत्पन्न होगा। तो अपन लिखेंगे Q1 एंड Q2 के कारण विभव, के कारण विभव, क्योंकि दोनों के विभव का सामना करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में कौन सा आवेश ला रहे हो, Q3। ठीक है, तो दोनों का विभव है तो परिणामी विभव दोनों का अधिश योग हो जाएगा, बीजगणितीय योग। तो W3 बराबर क्या बनेगा, Q1 के कारण V1, Q2 के कारण प्लस V2 और मल्टीप्लाई Q3। ठीक है, अब V1 और V2 की वैल्यू देखो Q3 के सापेक्ष लिखनी है आपको, तो क्या बनेगी, W3 बराबर V1 की वैल्यू KQ1 अपॉन, अब दूरी देखो आपको Q1 के कारण Q3 वाले बिंदु पर निकालनी है, मीन्स P3 पर निकालनी है। तो P3 पर निकालना है, उस स्थिति में उनके बीच की दूरी Q1 Q3 के बीच की होगी, तो अब अपन लिखेंगे R13। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, R13। यहाँ पर 1 और 2 के बीच की थी तो R12, यहाँ 1 और 3 के बीच की है तो R13। ये तो गया V1 प्लस में V2 जो कि है Q2 आवेश के कारण, तो KQ2 अपॉन Q2 आवेश और Q3 आवेश के मध्य की दूरी तो R23। इनका आप ये जो सब स्क्रिप्ट अपन लगा रहे हैं इनका आप ध्यान रखें कि दूरी किन किन के बीच में है, 1 और 3 के बीच में है तो 1 3, 2 और 3 के बीच में है तो 2 3, 1 और 4 के बीच में है तो 1 4। इस प्रकार से ये हो गया आपके पास आवेश।
विभव सॉरी, और ये हो गया Q3 आवेश। अब ये Q3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W3 क्या बनेगा, W3 बनेगा KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, समीकरण नंबर 3 आवेशों को अपन ला चुके और तीनों को लाने में किया गया कार्य आ गया। अब अपना फोर्थ आवेश बचा है, तो चौथा जो आवेश बचा है वो कौन सा, Q4। तो Q4 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या लिखेंगे अपन, W4 बराबर। अब वहां पे पहले से देखो कितने आवेश हैं, 3 आवेश हैं, 1 2 3, तो तीनों के कारण विभव उत्पन्न होगा, तो वो होगा V1 प्लस में हो जाएगा V2 प्लस में V3, और कौन सा आवेश ला रहे हो, Q4। तो तीनों के कारण उत्पन्न विभव का परिणामी उसका बीजगणितीय योग। तो V1 V2 V3 का मान रख दो Q4 के सापेक्ष, तो W4 बराबर क्या बनेगा, W4 क्या बनेगा, V1 का मान KQ1 अपॉन 1 और 4 के बीच की दूरी R14, क्लियर है, प्लस में KQ2 अपॉन R24, ठीक है, प्लस KQ3 अपॉन R34। देखो 3 4 के सापेक्ष लिखा तो 3 4, और बाहर कौन है, Q4। ये समीकरण नंबर 5, इनको तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 आवेश अनंत पे थे, चारों को लाने में अपन ने किया गया कार्य अलग अलग निकाल लिया। तो उन चारों के द्वारा निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य कितना, कुल कार्य आपके पास क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, चारों का मान रख दो। W बराबर W1 का मान कितना, ये रहा देखो 0, W2 का मान कितना, समीकरण नंबर 2 KQ1 Q2 अपॉन R12, W3 कितना, समीकरण नंबर 3 KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, और W4 कितना, ये रहे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 को इस Q4 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, तो KQ1 Q4 अपॉन R14 प्लस में KQ2 Q4 अपॉन R24 प्लस में KQ3 Q4 अपॉन R34, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं अपन, जैसे 1 के साथ में पहले 2 3 4, फिर 2 के साथ में 2 3 4, ऐसे लिख दें, तो क्या बनता है देखो, KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस में KQ1 Q3 अपॉन R13, फिर 4 वाले टर्म लिखो, प्लस में KQ1 Q4 अपॉन R14। देखो पहले 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसे अब 4 हो गए कंप्लीट। अब दूसरे के साथ में Q2 आवेश के साथ में 3 4, ऐसे अपन एक बार रीअरेंज करके लिख रहे हैं, तो KQ2 ये वाले टर्म Q3 अपॉन R23, ठीक है, प्लस में Q2 के साथ Q3 हो गया, Q2 के साथ Q4 ये रहा, तो KQ2 Q4 अपॉन R24, देखो 4 तक पहुंच गए। अब 3 के साथ में तो KQ3 Q4 अपॉन R34, ठीक है। तो ये टर्म्स अपने को मिल गई। तो यहां से अपने को देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 1 के साथ में कोई टर्म नहीं है, ठीक है। अगर अपन 1 से स्टार्ट करें तो 1 के साथ में कोई टर्म नहीं है, 1 से उससे जस्ट आगे वाली टर्म स्टार्ट हो रही है, जैसे Q1 Q2, KQ1 Q3, KQ1 Q4, ये तो अपने 4 आवेश लिए तो 4 तक चला गया। अगर आप मान लो 6 आवेश लेते Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, तो यहाँ पे 2 टर्म और आती, क्या, KQ2 Q5 अपॉन Q15 प्लस KQ1 Q6 अपॉन R16, ठीक है, वो टर्म और ऐड हो जाती। फिर आगे देखो KQ2 Q3, अब देखो KQ2 Q1 नहीं बना, क्योंकि KQ1 Q2 और KQ2 Q1 एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ KQ1 Q2 अपॉन R12 इज इक्वल्स टू KQ2 Q1 अपॉन
2 1। इन दोनों को अपन एक बार ही लाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार 1 को लाए 2 को लाए फिर 2 को लाए 1 को लाए, नहीं, 1 को ले आए उसके बाद 2 को लाए, तो इतना अपने को कार्य करना पड़ा, ठीक है। ये पुनः नहीं लिखेंगे अपन दो, तो ये वाली बात अपने ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर देखो 2 के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया। अब अगर यहाँ पे 6 होते तो होता Q2 Q5 अपॉन Q2 5, Q2 Q6 अपॉन Q2 6, ठीक है। तो वहां तक लेके जाना जितने अपने आवेश हैं। फिर अगली टर्म अपने को देखो क्या प्राप्त हुई है, K Q3 Q5 अपॉन R3 4, और अगर यहाँ पे 5 6 होते तो 2 टर्म और आ जाती। क्लियर है। तो इसका मतलब जितने आवेश हैं उनके कारण आपको व्यंजक प्राप्त हुआ, और कार्य ही किसके तुल्य होता है, स्थितिज ऊर्जा के। अभी तो बताया अपने कार्य किसके तुल्य होता है, स्थितिज ऊर्जा के। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, U बराबर W। तो W U बराबर क्या बन गया, इनको अपन देखो योग हो रहा है, योग को अपन समेशनों से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन से ऐसे, और यहां आएगा सभी युग्म, जितने अपने पास युग्म बनते हैं, और कहां से देखो K तो आ गया कॉमन। अब देखो K Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, यहाँ पे Q1 है, ठीक है। इस प्रकार से तो अपन लिखेंगे K Q J Q K, क्या लिखेंगे, Q J Q K, और अपॉन में देखो जो यहां पे सबस्क्रिप्ट है वही यहां पे है, तो R J K, ये अपने पास आ जाता है कुल। अब ये n आवेश लिए हैं, कितने आवेश लिए हैं अपने, n, ये तो 4 के कारण आ गया, 4 के कारण आ गया तो 4 की युग्म। अगर आपने n आवेश लिए हैं, कितने आवेश लिए हैं, n, तो उस स्थिति में ये Q1 से लेकर Q2 Q3 ऐसे करके n-1 टर्म आएंगी। उसी प्रकार Q2 वाली रेंज की n तक जाएंगी, Q3 वाली रेंज की n तक जाएंगी, Q4 वाली n तक जाएंगी। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे युग्म प्राप्त होंगे, जिनको समेशन में अपन लिखेंगे। परिणामी जो मिलेगा वो मिलेगा समेशन I J लिया आपने, तो J K का मान कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, n तक। तो K Q J Q K अपॉन R J K, ठीक है। एक शर्त और भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहीं पर भी आपको 1 1 2 2 3 3 ये नहीं मिल रहा, क्योंकि एक बार एक आवेश को ले आए तो पुनः उस दूसरे को थोड़ी लाएंगे अपन। तो यहाँ पे ये शर्त होगी J नॉट इक्वल्स टू K, मीन्स आपने अगर J का मान 1 ले लिया तो K का मान आपको 1 नहीं लेना, तब आपको क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है, 2 लेना है। जैसे आपने J5 ले लिया तो K का मान 5 को छोड़कर बाकी सारे होंगे, ठीक है। साथ ही इसके परिणामी में 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डायरेक्ट 1/2 कैसे लिख दिया, ये तो अपना एक्सप्रेशन आ गया कंप्लीट। अब ये 1/2 कहां से आया, इसको आप ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो कैसे, कि जब QJ और QK, J और K का मान अपन, जैसे मान लो J का मान आपने 1 रखा, फिर K का मान होगा 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। फिर K का मान 1 रखा तो J का मान भी तो 1 3 4 5 ऐसे होगा, उसको छोड़कर तो एक ही टर्म 2 बार आएगी। जैसे मैंने ये लिखा है, एक ही टर्म में 2 बार लिखी जाएगी, तो 2 पेयर आएंगी। लेकिन इस स्थितिज ऊर्जा में भागीदारी तो एक बार ही हुई ना, दूसरी बार थोड़ी होगी, एक बार ही हुई। तो इसलिए जो संपूर्ण आएगा उसको अपन क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या कर देंगे, आधा। तो इसलिए यहां पर क्या लगाया जाता है, 1/2। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो 1/2 गुणक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके नोट्सों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आवेश के युग्म में जेवें तथा केवें आवेशों का युग्म तथा केवें व जेवें आवेशों का युग्म समान होता है, अतः एक ही युग्म की 2 बार गणना हो जाती है, जिसका निवारण करने के लिए सूत्र में 1/2 गुणक लगाया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गई n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ओके स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं जिनका अपन सॉल्यूशन करेंगे फिर। धन्यवाद।